हेलो। तो अपन को एटम देखो, एटम की बात कर रहे हैं। एटम का मतलब, एटम शब्द बना है एटोमियस से। एटोमियस का मतलब होता है अविभाज्य। यानी सन 1800 के टाइम पे ये बातें मानी जाती थी कि परमाणु से छोटी कोई चीज होती नहीं है इस दुनिया में। मतलब परमाणु ही सबसे बड़ी चीज है इस दुनिया की। समझ में आई बातें? ठीक है। तो पर अपन जानते हैं कि परमाणु से छोटा इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और उनसे भी छोटे क्वार्ट्ज कण होते हैं। 1/3 इलेक्ट्रॉन और 1/2/3 इलेक्ट्रॉन। ये क्वार्ट्ज कण होते हैं दो, है ना। अब एटम के बारे में जो जितने भी सिद्धांत मिले, उन सिद्धांतों में पहला वैज्ञानिक था डाल्टन साहब। अब डाल्टन साहब ने जो परमाणु सिद्धांत दिया, यानी एटम थ्योरी ऑफ डाल्टन, एटम थ्योरी ऑफ डाल्टन, एटम थ्योरी ऑफ डाल्टन ने पहला पॉइंट क्या बताया कि जो भी जितने भी द्रव्य हैं, द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। द्रव्य का मतलब क्या होता है और द्रव का मतलब क्या होता है? द्रव होता है लिक्विड। द्रव्य, द्रव्य कोई भी पार्टिकल हो सकता है, कण हो सकता है, द्रव्य कुछ भी हो सकता है, पदार्थ हो सकता है। समझ में आई बात है? तो जितने भी द्रव्य हैं, कोई भी द्रव्य है वो एटम से मिलकर बना होता है। उसने पहली बात ये कही। ठीक है। एटम को उसने मूलभूत कण बताया। मूलभूत कण, कि ये मूलभूत कण होता है ना। यानी मूलभूत कण का मतलब है कि एटम वह सूक्ष्मतम इकाई है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसने क्या बताया कि एटम से, जो परमाणु होता है, उससे अपन उसका द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं पदार्थ का, है ना। उसकी द्रव्यमान, है ना, ऐसी चीजों को बता सकते हैं। एक एटम होता है, जैसे अपन ने आयरन की एक रॉड ले ली, तो उसने बताया कि आयरन की रॉड में जितने एटम हैं उन सब का द्रव्यमान सेम है, क्योंकि उन सब में Fe है ना। Fe 56 है, उनका सबका द्रव्यमान 56 है। सही बात है ना। हाँ। लेकिन अलग अलग, जैसे आयरन और कॉपर दो अलग अलग धातु हैं, तो उनका द्रव्यमान भिन्न होता है और उनके गुणधर्म भी भिन्न होते हैं। समझ में आई बातें? ये उसने बताया। ठीक है। अब विभिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, उसने ये बताया। जैसे AlCl3, एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोराइड मिलके नहीं, Alc एल्यूमिनियम क्लोराइड देते हैं। तो भिन्न तत्व परमाणु है और भिन्न अनुपात में है, मिलके क्या बना रहे हैं? यौगिक। उसने ये बात भी बता दी। ठीक है। तो अब उसने ये सब बातें बताई, यानी छोटी छोटी मोटी मोटी बातें बता दी उसने। ये 1800 के टाइम की बातें हैं, सन 1764 ऐसे कुछ। मतलब ये मेरे को सन याद नहीं है, पर ये बहुत पहले की बातें हैं। तो उसने ये बताया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से। तो उसने अभी एक बात बता दी कि किसी भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें जो परमाणु होते हैं, वो परमाणु इधर से उधर जाते हैं, कभी टूटते नहीं हैं। यानी परमाणुओं का रीअरेंजमेंट होता है, परमाणु कभी टूटते नहीं है। मतलब अर्थात किसी भी अभिक्रिया में ना तो परमाणुओं को बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये उसने कहा था। अब डाल्टन का जो ये परमाणु सिद्धांत है, यानी ये एटॉमिक थ्योरी है, ये अपन को याद रखना है। ये बातें हैं, ये तो छोटी छोटी बातें थी। याद रखने की बात क्या है कि एटॉमिक थ्योरी किसका? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था। द्रव्यमान संरक्षण। ठीक है। दूसरा किस पे आधारित था? कि निश्चित अनुपात, यानी संगठन का नियम। जैसे कि ये इसने बताया कि भिन्न भिन्न अनुपात में यौगिक बनाते हैं, पर निश्चित अनुपात में होते हैं वो। तो इसने क्या बनाया? निश्चित अनुपात का नियम दिया। निश्चित अनुपात, इसे संगठन का नियम भी कहते हैं। संगठन का नियम इस पर आधारित था। तीसरा गुणित अनुपात का नियम भी था, कि परमाणु रीअरेंजमेंट करते हैं, यानी एक एक इधर से आके इधर जुड़ जाता है। मतलब एक इसमें कम हुआ, उसमें बढ़ गया। तो ये गुणित अनुपात का नियम है। गुणित अनुपात का नियम, अनुपात का नियम, तो इन पर आधारित था। ठीक है। लेकिन नीट 2025 का क्वेश्चन देख लो। नीट 2025 का क्वेश्चन था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसकी पालना नहीं करता है, किस नियम को स्पष्ट नहीं कर पाता था, और वो था केलुसैक का आयतन का नियम। का
गैसीय आयतन का नियम। अभी गैलूसेक का गैसीय आयतन का नियम क्या है, अपनी सिलेबस में नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। बस अपन को ये याद रखना है कि गैलूसेक ने जो गैसीय आयतन का नियम दिया, उस सिद्धांत को परमाणु का, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, वो नहीं कर पाता। गैलूसेक का आयतन का नियम क्या है, पीवी बराबर होता है nRT। ये कैसे होता है भाई, ये नहीं समझा पाया ये। तो ये इसकी क्या थी भाई, कमी थी। अब अपन ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कंप्लीट कर लिया। अब देखो, मैं इसी के साथ तुम्हें डाल्टन का एक सिद्धांत और पढ़ा देता हूँ। डाल्टन साहब ने एक सिद्धांत दिया, आंशिक दाब का नियम। अब जब डाल्टन पढ़ ही रहे हैं तो ये भी क्लियर कर लो। डाल्टन साहब ने आंशिक दाब का नियम किस प्रकार दिया। डाल्टन साहब ने बताया कि एक ये कंटेनर है, ठीक है, इसका कंटेनर का टोटल दाब P है ना। तो इसमें जितने भी कण हैं, A B C D, जितने प्रकार के कण हैं, उन सब के कणों का योग Pa प्लस Pb प्लस Pc प्लस Pd बराबर टोटल P होगा। ये उसके आंशिक दाब का नियम है, ठीक है। यानी इस कंटेनर में जितनी गैसेज हैं, उन सब का टोटल दाब उनके अलग अलग दाब का योग होगा, खुद अलग अलग परमाणुओं के आंशिक दाब के योग का बराबर होगा। ये उसका डाल्टन का आंशिक दाब का नियम था, है ना। अगर दो, जैसे कोई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर कोई गैस बन रही है, तो उसका टोटल दाब होगा P नाइट्रोजन प्लस P ऑक्सीजन। ये है उसका डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। चलो, अब इतनी बातें अपन कर चुके हैं। अब एटम के बारे में थोड़ी बातें कर लें। एटम में दो चीजें होती हैं, अपन जानते हैं। एक होता है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट। वी नो नेगेटिव पार्ट बना होता है इलेक्ट्रॉन से, और पॉजिटिव पार्ट दो चीज़ों से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ठीक है। इतनी बात अपन को समझ आनी चाहिए। ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है, ये इसका केंद्र होता है, केंद्र मतलब नाभिक। ये बाहरी पार्ट होता है, आउटर सेट, है ना। अब एटम के बारे में इतनी बातें अपन समझ चुके हैं, तो एटम के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो परमाणु के मूलभूत कण तीन ही होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तीन ही मूलभूत कण माने जाते हैं। क्वार्ट्स को अपन काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्वांटम यांत्रिकी में काम आते हैं, अपने कोई काम के नहीं है, तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, देखो ये दोनों पर चार्ज होता है और इस पर चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन की खासियत को बात कर लें अपन, इस पर आवेश Q 0 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.65 इंटू 10⁻⁻27 kg में बात कर रहे हैं अपन। अगर इसको अपन ग्राम में लिया जाए तो वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻24। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में, ये प्लस में तो घट जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। समझ में आई बात है। ये एक न्यूट्रॉन के बारे में बातें हो चुकी हैं, ठीक है। ये एक उदासीन कण होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। इस पर आवेश अपन ने समझ लिया, उदासीन कण होता है, इसका वजन समझ लिया अपन ने, है ना, ठीक है। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिरोधी कण होते हैं, मतलब ये एक दूसरे को संतुलित करते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज Q के रूप में होता है, आवेश के रूप में, ठीक है। इस पर जो चार्ज होता है वो दोनों का प्रतिरोध संतुलन करते हैं, तो एक दूसरे के बराबर चार्ज होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। और वो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। एक गुलाम से इतना कम होता है, -19, ठीक है। ये अपन को याद रखनी है बातें कि अब तुम्हें एक आवेश में चार्ज कितना होता है, एक आवेश का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, क्योंकि आवेश पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। आवेश पॉजिटिव नेगेटिव किससे बन रहा है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों से। समझ में आई बात है। एक बात और याद रखना है, प्रोटॉन कभी गति नहीं करते, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। एक परमाणु है X, समझो मेरी बात, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आए तो वो बन गया X-3। उससे 3 इलेक्ट्रॉन गए तो वो बन गया X+3।
मतलब उसमें मान लो पहले 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन थे, तभी तो वो संतुलित अवस्था में था, तभी तो उसके ऊपर कुल चार्ज 0 था। तो मतलब अगर 15 से 3 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब इस समय इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इस समय इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, पर प्रोटॉन 15 ही है। मतलब प्रोटॉनों का आदान प्रदान नहीं होता है, प्रोटॉन निकलते निकलते नहीं है भाई, क्योंकि वो नाभिक का पार्ट होता है। समझ में आई? छोटी छोटी बातें हैं, समझने की बातें हैं, आज की क्लास में बस समझेंगे अपन परमाणु को। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन हुए, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आए, तो आवेश कितना हुआ, माइनस क्यू कितना, 3 टाइम। तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम माइनस में इस पर आवेश है इस टाइम पे। अगर +3 बना रहा है तो +3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम इस पर आवेश है इस टाइम पे। आवेश समझ आया कि कब कैसे होता है, कब कैसे नहीं होता। ठीक है, अब अपन प्रोटॉन का वजन देखें तो वो लगभग नियरली होता है न्यूट्रॉन के वजन के बराबर। तो वजन कितना होता है, 1.63, यहाँ होता है 1.65। तो 1.63 इंटू 10⁻⁻27 kg। लेकिन यही अपन इलेक्ट्रॉन का वजन देखें तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये जो वजन है, ये देखो 27 और 31, इसमें 10⁴ का अंतर है। 7 से 31 गए तो 4, मतलब 1000 गुना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 1000 गुना हल्का होता है। मतलब अगर तुम m प्रोटॉन बटे m इलेक्ट्रॉन करो, इन दोनों के द्रव्यमानों का अनुपात निकालो, तो वो लगभग आता है 1838। कितना आता है भाई, याद रख लेने की बात है ये छोटी सी, कि 1838 आता है। 1838 आता है, मतलब कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 गुना भारी होता है। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई कि यार एक परमाणु होता है X, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं जब वो संतुलित अवस्था में होता है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। अगर उस पर चार्ज है, माइनस चार्ज आया तो 3 इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन आए, प्लस चार्ज हुआ तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, मतलब इलेक्ट्रॉन निकला। अब एक बात बताओ, अपने एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल में टोटल 108 तत्व हैं। पहला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है, 1 प्रोटॉन होता है। अब इस पे हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसमें बचा सिर्फ 1 प्रोटॉन। ठीक है, तो वजन उसका सिर्फ प्रोटॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन का वजन 2000 गुना कम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को नगण्य मान सकते हैं। देखो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 108 तत्व हैं, मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन के पास, हाईएस्ट जो तत्व है उसके पास 108 इलेक्ट्रॉन है और 108 ही क्या है, प्रोटॉन। तो 108 प्रोटॉनों का द्रव्यमान अगर कैलकुलेट किया जाए तो उसमें 108 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तब भी नगण्य ही होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम है भाई, वो 1838 गुना कम है। तो मतलब अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं आ रहे हैं तो उसके परमाणु के वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन आओ, चाहे 10 जाओ, चाहे 50 आओ, चाहे 50 जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है, 2000 गुना भारी होता है प्रोटॉन। मतलब 2000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब एक प्रोटॉन की कमी महसूस होगी अपन को, और 2000 इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 108। तो मतलब कितने भी निकल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधी बात, अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज का परमाणु का द्रव्यमान पूछा जाए और वहां तुमसे बोले कि इससे 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इससे 30 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो उन इलेक्ट्रॉनों के वेट को कैलकुलेट नहीं करना है, नगण्य मान लेना है। कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। इतनी बात समझ आई। अब अपन द्रव्यमान का क्रम देख लें तो देखो, सबसे ज्यादा भारी होता है m न्यूट्रॉन, उससे हल्का होता है m प्रोटॉन, और सबसे हल्का होता है m इलेक्ट्रॉन। तो देखो परमाणु में वजन इनका ही कैलकुलेट किया जाता है। यानी अगर एटॉमिक मास की बात की जाए तो वो होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं उनको ही क्या मान लिया जाता है, उसका मास। अब कैसे माना जाता है, मास लेते हैं अपन AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, ये अपन मोल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब
अपन लेते हैं तो 1 AMU बराबर माना गया है 1.6 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg। मैंने तुम्हें क्या बताया था, इनका द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg के लगभग, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। तो अब इस kg को ग्राम में करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, क्योंकि 10⁻³ मल्टीप्लाई होगा तो 3 घट जाएगा ना, माइनस का चिन्ह है। तो ये लगभग इसके द्रव्यमान के बराबर आ रहा है 1 AMU। तो 1 AMU के द्रव्यमान के बराबर आ रहा है, तो 1 AMU जो इनके द्रव्यमान के बराबर आ रहा है, तो M प्रोटॉन का लो लगभग बराबर होता है M न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन पॉजिटिव में होता है ना, तो वो होता है लगभग 1 AMU के बराबर, वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 kg ग्राम। ये बातें तुम्हें याद रखनी है। अब अपन समझ चुके हैं छोटी छोटी बातें, ठीक है। अब देखो कोई तत्व का निरूपण लिखते हैं अपन Z और A के रूप में, ठीक है, ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। अब Z A के रूप में लिखते हैं, Z इसका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, A इसका एटॉमिक मास होता है। अब देखो एटॉमिक मास, अब अपन बात करें साधारण परमाणु होते हैं उनमें मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर होते हैं, लेकिन कुछ परमाणु जैसे सोडियम है Na, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं है। प्रोटॉन उसमें 11 है तो न्यूट्रॉन 12 है, तो 11 और 12 टोटल होता है कितना, 11 दूनी 22 और 1 23। तो इसलिए सोडियम का परमाणु क्रमांक तो 11 लेकिन द्रव्यमान 23 है। क्या है भाई, द्रव्यमान 23 है। क्यों, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है और एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे एक अनावेशित यानी उदासीन आवेश में, लेकिन न्यूट्रॉन कम ज़्यादा हो सकते हैं, न्यूट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम में 13 इसका वो है परमाणु क्रमांक, तो इसका 26 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं लगभग, लेकिन इसमें एक ज़्यादा होता है, तो 13 दूनी 26 और 1 27 इसका परमाणु भार होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे कैलकुलेट की जाती है कि जो ए है, ये ए है, इसमें से तुम Z को घटा दो तो न्यूट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो देखो ए कितना है, 27 माइनस 13 कर दो तो 14 न्यूट्रॉन है एल्यूमिनियम में, ऐसे अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बातें भी क्लियर कर गई। अब कुछ परमाणु होते हैं जिनको तुम्हें याद रखना है। परमाणु मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें याद रखनी होती हैं। जैसे एक तुम अल्फा कण को याद कर लो, क्या होता है, एक तुम नाइट्राइड को याद कर लो, एक तुम क्लोरीन को याद कर लो, और एक तुम पोटेशियम को याद कर लो। अल्फा कण होता है हीलियम का आयन, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है 2 और परमाणु भार कितना है 4, और उस पर तुम्हें पॉजिटिव 2 चार्ज होना चाहिए, ये होता है अल्फा कण। नाइट्राइड क्या होता है N -3 होना चाहिए। अब -3 का मतलब होता है, देखो नाइट्रोजन 7 होता है और परमाणु क्रमांक 14 होता है, ठीक है। क्लोरीन 17 होता है और 35 इसका परमाणु भार होता है, इसका होता है माइनस क्लोराइड आयन। और पोटेशियम आयन क्या होता है 19 39, इसमें भी एक प्रोटॉन कम होता है, ये +1, ठीक है। ये अब देखो इसका परमाणु क्रमांक 2, इसका 7, इसका 17, इसका 19, इस पर आवेश कितना है भाई, इसमें प्रोटॉन देख लो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो आवेश के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अंतर आएगा, क्योंकि इसने +2 कर रखा है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। -1 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है, +1 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है। समझ में आई बातें। प्रोटॉन इस पर जितने इसका परमाणु क्रमांक है उतने 2 7 17 19 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 में से +2 और कर दिए तो 2 में से 2 गए, 0 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अभी इसके पास 7 में से 7 और 3 10, क्योंकि 10 3 आ गए ना, 17 और 1 18, और इसके पास 18, ठीक है। अब देखो इन दोनों के पास समान इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति भी कह सकते हैं इसे अपन। क्या कह सकते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजाति, ठीक है। अब अपन बात करें न्यूट्रॉन्स की, तो देखो न्यूट्रॉन्स क्या होता है, ए में से जेड घटाओ, तो
ए क्या है 4, जेड घटा दो 2 तो 2। ए क्या है 14, जेड क्या है 7 7। ए क्या है 35, ये 17 17 तो 34, और एक है 35 18, 19 दूना 38 और 1 39 20। ये है इनके पास न्यूट्रॉन्स। तो ये तुम्हें याद रख लेने हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं आगे। द्रव्यमान आ गया। अब देखो द्रव्यमान अपन ने कैलकुलेट कर लिया। देखो अपन ने मतलब मोल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि 1 AMU बराबर होता है C12 के 1/12 परमाणु का भार। ये ऐसे कुछ अपन ने पढ़ा था ना, है ना। तो वो चीज़ें अपन को कैलकुलेट करनी नहीं है। अब देखो आइसोटोप तुम जानते हो, आइसोटॉप तुम जानते हो, समस्थानिक। समस्थानिक समस्थानिक का मतलब क्या होता है, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन उनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनका वजन अलग अलग हो जाता है। समस्थानिक मतलब आवर्त सारणी में तो एक ही स्थान पर आते हैं। जैसे हाइड्रोजन का अपन क्या कहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आयन। हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो देखो प्रोटियम में होता है 1H1, ये होता है 1H2, ये होता है 1H3। इसमें देखो जेड तो कितने हैं 1 1 1 परमाणु क्रमांक, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 1 1 1, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं, एक में से एक गया 1H, इसमें एक में से एक गया तो 0, क्योंकि ये होता है ए और ये होता है 1। तो 2 में से एक गया तो इसमें 1, और 3 में से एक गया तो 2। अब एक बात याद रखो, प्रोटियम आयन होता है यानी साधारण हाइड्रोजन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। मतलब एक हाइड्रोजन के अणु में, परमाणु में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं 1/1, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। ये एक क्वेश्चन है नीट में आया हुआ कि भाई प्रोटियम में क्या न्यूट्रॉन होता है, नहीं होता भाई साहब, क्योंकि 1/1 उसका द्रव्यमान है, तो 1 में से 1 गया तो 0 आता है। मतलब उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है। ऐसे ही Cl के देखो, Cl होता है उसका 17 का, एक तो 35 होता है और एक Cl 17 37 होता है। देखो ये सब जो भारी तत्व हैं, ये सब और सब रेडियो एक्टिव कंडीशन में आते हैं। जैसे कार्बन का 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। तो इसमें देखो ये कितना होता है 6 6 6। तो देखो 6 में से 12 गया तो इसमें 6 न्यूट्रॉन है, इसमें 7 न्यूट्रॉन है, इसमें 8 न्यूट्रॉन है। इनमें न्यूट्रॉन के कारण भारी तत्व हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, भारी तत्व। ठीक है। तो देखो अब तत्व का औसत परमाणु भार निकाला जाए, है ना। औसत परमाणु भार, तो औसत परमाणु भार निकालने के लिए क्या लेते हैं, A1x1 प्लस A2x2 प्लस A3x3 डॉट बटे जितने भी x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 ये कर लेते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अपन को क्या करना है भाई, कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं भाई, कि ये और ये, है ना। यदि प्रकृति में समस्थानिक क्रम से 3:1 के रूप में पाए जाएं तो क्लोरीन का परमाणु भार ज्ञात करो। तो ए क्या है 35, और कितनी कितनी मात्रा में पाया जा रहा है 3 के अनुपात में, तो 3, और ये 37 1 के अनुपात में, 3 + 1, इसका एवरेज निकाल दिया। ऐसे निकालने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। आइसोनॉट्स का आइसोटॉन्स क्या होते हैं, आइसोटॉन्स वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। संभारिक ऐसे होते हैं जिनका परमाणु भार सेम होता है पर उनके परमाणु क्रमांक भिन्न हो सकते हैं। उनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सबकी संख्या भिन्न हो सकती है पर उनका परमाणु भार सेम होता है, वो होते हैं संभारिक। छोटी छोटी बातें हैं, ये अपन को 4वीं 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। वे प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इन सब में इलेक्ट्रॉनों की प्रजाति देखो 10 है, इन सब में 18 है, इन सब में 14 है, इस सब में 32 है ना। देखो एक परमाणु में सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों के आकार का क्रम। देखो सीधी सी बात है, आकार, अगर कोई में नेगेटिव चार्ज है, समझो कोई परमाणु है, मेरी बात समझो, एक परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आया है मतलब उसकी साइज बढ़ेगी।
सीधी बात। एक परमाणु है, मतलब देखो एक x तत्व, एक x+3 और एक x3- की अगर बात की जाए तो देखो विशिष्ट आवेश होता है Q/m। ये होता है विशिष्ट आवेश Q/m, आवेश बटे द्रव्यमान। अब इस सब का द्रव्यमान फिक्स है, क्योंकि द्रव्यमान प्रोटॉन से कैलकुलेट होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। द्रव्यमान फिक्स है एक तत्व के लिए, ठीक है। अब बात करी जाए आवेश की, तो इस पर +3 है, इस पर 0 है, इस पर -3 है। अब देखो -3 वाले का आवेश ज्यादा है भाई, है ना। तो ये विशिष्ट आवेश इसका क्या होगा, -3/m, 0/m और +3/m। +3/m क्यों, इसका विशिष्ट आवेश पॉजिटिव में, इसका 0 इसका नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव में, अरे 0 में किसी चीज का भाग देते हैं तो 0 आती है, पर कोई भी चीज x कोई चीज है और उसमें 0 का भाग दो तो अनंत आता है। ये अनंत वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, कोई भी चीज में 0 का भाग दें तब अनंत आता है, ना कि 0 में किसी चीज का भाग देने पर अनंत आता है, समझ में आई। अब देखो कोई चीज, इसका विशिष्ट आवेश पॉजिटिव में, इसका विशिष्ट आवेश नेगेटिव में और इसका 0, जिसका विशिष्ट आवेश कम, यानी जिसका विशिष्ट स्पेसिफिक चार्ज कम, उसकी साइज ज्यादा। ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था आवर्त सारणी में। जिसका स्पेसिफिकल चार्ज ज्यादा उसकी साइज कम, इतनी सी बात है। तो देखो देखो इसकी साइज ज्यादा, आवेश कम, आवेश ज्यादा, आकार ज्यादा, आवेश ज्यादा। ये आवेश के बारे में है, मैंने विशिष्ट आवेश से समझाया है, समझ में आई बात है। विशिष्ट आवेश नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, Q/m से निकालते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे परमाणु थॉमसन। अब देखो ये परमाणु की छोटी छोटी बातें हो गई क्लियर, आधा घंटा निकल गया। अब अपन फालतू की बातों पे रामायण खर्च नहीं करते हैं, अब अपन को जल्दी से तीनों परमाणु मॉडल कर लेने हैं आधे घंटे में, ठीक है। बहुत स्लो कर रहे हैं यार अपन, यार छोटी छोटी बातें हैं समझानी पड़ती है ना। अब अपन आते हैं, देखो अब परमाणु मॉडल की बात कर लेते हैं। परमाणु मॉडल, तो देखो मैं तुम्हें मेन चीजें बता देता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं। देखो पहला परमाणु मॉडल दिया था थॉमसन ने, थॉमसन वैज्ञानिक ने। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल, ये मतलब कोई काम की बात तो है नहीं, पर मतलब देखो एनसीईआरटी में नाम नहीं है प्लम पुडिंग मॉडल, पर मुझे याद था तो मैं बता दिया। देखो प्लम पुडिंग मॉडल मतलब इसने तरबूज वाला सिद्धांत दिया था, है ना, तरबूज वाला, कि ये तरबूज होता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं, अपनी जगह पे स्थिर होते हैं, और परमाणु का पूरा द्रव्यमान होता है वो उस गोले में समान रूप से, जैसे तरबूज का पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र में थोड़ी होता है, पूरे गोले में बिखरा हुआ होता है, ऐसे ही बिखरा हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं। ये छोटी छोटी बातें उसने बताई थी, लेकिन उसने एक मेन चीज बता दी कि जो परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित होता है, यानी इस प्रकार अरेंज्ड होता है कि वो सर्वाधिक सर्वाधिक स्थायी विद्युत व्यवस्था, सर्वाधिक स्थायी विद्युत व्यवस्था, विद्युत उदासीनता प्राप्त कर सके। ये सीधी सी बात है, इसने एक ही बात बताई कि परमाणु है ना में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वो सर्वाधिक विद्युत उदासीन, सर्वाधिक स्थायी विद्युत व्यवस्था प्राप्त कर सके। यही उसकी मेन बात थी, और यही अपन को याद रखनी है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली अरेंजमेंट के बात कर रहा था कि परमाणु स्थायी होता है, बस उसने ये बताई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली अरेंज्ड होता है, ये उसने बिल्कुल सही कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस प्रकार होते हैं कि परमाणु सबसे ज़्यादा स्थायी कंडीशन में होता है, ठीक है। पर उसकी कमी क्या थी कि परमाणु कोई ठोस गोला नहीं है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं होते हैं, पर उसने ये सब बताई थी, तो ये खारिज हो गया। उसके बाद बहुत सारे सिद्धांत आए पर कोई काम के नहीं था। अगला था अपना रदरफोर्ड, क्या था, रदर, भाई ये मतलब भाई ये बहुत आगे वाला सोच वाला इंसान था भाई, मतलब इसकी पावर असीमित थी, मतलब इसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा थी। इसने क्या किया भाई यार, इसने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई, क्या बनाई, एक गन बना दी, उसने एक गन बना दी है, ठीक है। और इसमें इसने क्या लिया, अल्फा कण ले लिए। अब अल्फा कण क्या होता है, मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये अल्फा कण होता है, ये निकलते रहते हैं।
अल्फा कण निकलते रहते हैं। अल्फा पार्टिकल्स हैं, गामा पार्टिकल्स हैं, ये जो मतलब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं ना, उनसे निकलते रहते हैं, ये रेडिएशंस के रूप में, रेडिएशंस के रूप में ये निकलते रहते हैं। अल्फा, गामा, बीटा, ये सारे पार्टिकल्स निकलते हैं। तो इसने क्या लिया, एक ऐसा पदार्थ लिया जिससे अल्फा कण निकलते हैं, वो ले लिया। इसने क्या किया, यहाँ लगा दिया बैरियर, ताकि अल्फा कण सीधे निकले यहाँ से, ठीक है, बैरियर लगा दिया। इसने क्या लिया, एक स्वर्ण पन्नी ली। क्या ली, सोने की पतली पन्नी। अब सोने की पतली पन्नी स्वर्ण पन्नी क्यों ली, क्योंकि सोने को बहुत पतला किया जा सकता है, बहुत पतला किया जा सकता है, तब भी वो फटता नहीं है। तो उसने बहुत पतला कर लिया। उसने एक मिरर लिया, है ना, ये क्या लिया, फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, और उस पर ZNS की लेयर चढ़ा दी। ये भी तुम्हें पूछा जा सकता है, किसकी लेयर चढ़ा दी, ZNS की, ठीक है ना, ZNS की लेयर चढ़ा दी। अब उसने क्या किया, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पास कराए, तो उसने देखा कि भाई यार ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन वो प्रोटॉन अल्फा कण। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि अल्फा होता है हीलियम पर पॉजिटिव 2 चार्ज, ये इसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, और 2 चार्ज होता है प्लस चार्ज, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल है, एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है अल्फा कण। तो इसने क्या देखा कि यार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स तो मतलब बहुत सारे अल्फा कण तो डायरेक्ट पास हो रहे हैं, 20,000 में से एक अल्फा कण 180 पर पास हुआ वापस। मतलब उसने बताया कि परमाणु होता है, उसका अधिकांश भाग तो खोखला होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन तो सीधे निकल गए, कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े चेंज हुए, लेकिन एक 20,000 में से एक इलेक्ट्रॉन वापस आया। उसने इस आधार पर उसने अपना सिद्धांत दिया, और उसने पता है क्या कहा, उसके निष्कर्ष थे कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, क्योंकि अगर खाली नहीं होता तो अल्फा कण घटे हुए वेग से प्रक्षेपित होने चाहिए थे। जैसा कि थॉमसन ने कहा कि परमाणु एक ठोस गोला है, लेकिन ठोस गोला होता, यानी अगर धनावेश पूरी परमाणु में बिखरा होता, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से प्रतिकर्षित होकर वापस आते, हल्के वेग से प्रतिकर्षित होते, होते कि नहीं होते, होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब परमाणु खाली है। दूसरी बात उसने कहा कि धनावेश अत्यंत अल्प होता है ना, धनावेश अत्यंत छोटा होता है, और बहुत मतलब केंद्र में होता है, बिल्कुल केंद्र में होता है, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है। मतलब नाभिक का आयतन इतना, और मतलब परमाणु का आयतन इतना, और नाभिक मतलब केंद्र होता है, नाभिक उसका आयतन अत्यंत अल्प होता है, अत्यंत अल्प होता है। लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां समझो, कमियां समझो, कि उसने वो ये नहीं बता सकता कि वो उसने नाभिक को तो बता दिया, पर उसने इलेक्ट्रॉनों की अरेंजमेंट नहीं बता पाया, हाँ, इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, वो ये नहीं बता पाया। रदरफोर्ड ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस प्रकार किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वो स्थिर अवस्था में हो, यानी परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया वो। जबकि थॉमसन ने इतना जरूर बोला कि परमाणु इस प्रकार परमाणु होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अरेंजमेंट इस प्रकार होता है कि वो सर्वाधिक स्थायी वैद्युत व्यवस्था प्राप्त कर ले। लेकिन रदरफोर्ड कुछ नहीं बता पाया। रदरफोर्ड ने बस इतना बताया कि केंद्र में नाभिक होता है ना। तो अब अपन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कुछ तथ्य पढ़ लें। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का पहला तथ्य है, परमाणु का धनावेश अधिकांश द्रव्यमान अत्यंत अत्यंत अल्प क्षेत्र में संकेंद्रित रहता है। इस अत्यल्प धनावेश क्षेत्र को रदरफोर्ड ने नाभिक कहा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर कक्षाओं में गति करते हैं, ठीक है, इसने ये भी बता दिया। इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इसको स्थिर वैद्युत आकर्षण बल की पहली बार बात करी किसने, रदरफोर्ड ने। परमाणु के 2 भाग होते हैं, नाभिक और नाभिक के बाहर वाला, लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया, ठीक है। अगर देखो थॉमसन का परमाणु मॉडल सही होता है तो रदरफोर्ड का परीक्षण क्या होता, अल्फा कण घटे हुए वेग के साथ विक्षेपित होते। क्यों, क्योंकि नाभिक चारों वो धनावेश है वो पूरे गोले में होता ना, तो विक्षेपण ज्यादा होता, ठीक है। अब देखो परमाणु के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें तुम समझ लो। समझने की बात क्या है, परमाणु की त्रिज्या होती है आर एटम, वो होती है 10⁻⁻10 मीटर में, ठीक है। अगर इसे सीएम में लिखा जाए तो 10⁻⁻8 सीएम में, ठीक है। देखो
एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो ये लगभग बराबर है 1 एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, वहीं परमाणु की त्रिज्या देख लिया अपन ने, तो परमाणु, अब नाभिक का आकार भी देख लो, ये फैक्ट वाली बातें हैं। नाभिक का आकार यानी रेडियस ऑफ नाभिक, नाभिक होती है 10⁻15 मीटर। कितनी होती है 15 मीटर, मतलब नाभिक परमाणु से 10 लाख 10⁵ मतलब लाख गुना छोटा है, लाख गुना छोटा है। मतलब इतना बड़ा फुटबॉल ग्राउंड और उसमें एक फुटबॉल की बॉल रखी हो, ऐसे बहुत बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है ना, और उसमें फुटबॉल की बॉल रखी है, और वो फुटबॉल की बॉल क्या है, नाभिक। इस प्रकार समझो। अब देखो, अब मैं परमाणु का आयतन निकालू, समझो मेरी बात। परमाणु का आयतन कैसे होगा, 4/3πr³ गोले का आयतन तो ऐसे निकाला जाता है, रेडियस का क्यूब करो, ये तो होता है आयतन ऑफ परमाणु, परमाणु का आयतन, बटे में निकाल रहा हूं मैं नाभिक का आयतन 4/3πrn³। इससे तो ये कट गया, तो इन दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, देखो r³ 10⁻⁻10 बटे 10⁻⁻15 की पावर क्यूब में चल रही है। तो देखो इससे ये गया, तो ये -5 और -5 ऊपर गया, तो ये बचा 5 10⁵ का 3 टाइम्स यानी 10⁵ इंटू 3, 15 गुणा, यानी ना परमाणु का आयतन है वो नाभिक के आयतन से 15 गुणा होता है। देखो ये साइज की बात है और ये आयतन की बात है। अगर साइज पूछी जाए तो नाभिक से परमाणु लाख गुना बड़ा होता है, लेकिन वहीं अगर बात करी जाए आयतन की, तो आयतन में परमाणु का आयतन नाभिक से 10⁻15 गुना ज़्यादा होता है। अब कैसे होता है, देखो एक बात बताओ, ये एक बहुत मोटा गोला है, ठीक है, गोला है, ठीक है, ये गोला है इतना मोटा, इसमें एक डॉट क्या है, नाभिक। इतना बड़ा गोला और इसमें डॉट क्या है, नाभिक। अब देखो साइज की बात करी जाए तो साइज तो इतना होगा, लेकिन गोले का आयतन तो चारों बगल से होता है, गोल होता है, तो उसमें बहुत छोटा हो जाता है ना नाभिक। ठीक है, ठीक है। अब देखो तुम इन बातों को तुम अगर याद रख सको तो रख लो कि नाभिक का घनत्व का क्रम कितना होता है इतना, नाभिक का आकार कितना होता है इतना, ये सब चीज़ें तुम्हें याद रखने की ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। याद रखने की वाली बातें हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो याद रखने की बात क्या है भाई, विशिष्ट आवेश, यानी जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो होता है Q/m, अपन जानते हैं। अगर स्पेसिफिक चार्ज अपन बात करी जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो देखो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, तो 0 बटा कोई भी उसका द्रव्यमान 0 ही आएगा, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज 0 होता है। इलेक्ट्रॉन, इसका आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको अपन क्यू मान लें, और जो भी नेगेटिव का होता है, प्रोटॉन पर यही क्यू होता है, लेकिन पॉजिटिव क्यू होता है भाई, पॉजिटिव होता है, सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। इसका द्रव्यमान कितना होता है 119.1 इंटू 10⁻⁻31, और इसका होता है 1.63 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो देखो इसकी वैल्यू कम है, ओ इसकी वैल्यू ज़्यादा है। अरे नेगेटिव में कम है भाई, नेगेटिव में कम होने का मतलब है पॉजिटिव में ज़्यादा होना, पॉजिटिव में ज़्यादा होना, ठीक है। इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो मतलब इसकी वैल्यू कम है तो स्पेसिफिक चार्ज ज़्यादा। अरे यार देखो इलेक्ट्रॉन, इसको अपन मान लें एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बटे m इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बटे m प्रोटॉन, प्रोटॉन का वजन ज़्यादा है तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, ये स्पेसिफिक चार्ज कम, इसका वजन कम है तो स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इस विशिष्ट आवेश किसका होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का, फिर होता है प्रोटॉन का, और फिर होता है न्यूट्रॉन का। स्पेसिफिक चार्ज, अगर यही स्पेसिफिक चार्ज अगर अपन अल्फा खंड का निकाल लें, तो देखो अल्फा खंड क्या होता है, हीलियम पर +2 चार्ज, और इस पर इसका ये होता है, ठीक है, इस पर +2 चार्ज होता है, मतलब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आवेश है पॉजिटिव का, किसका भाई, पॉजिटिव का 2 इलेक्ट्रॉन आवेश है, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है 2, यानी इस पर कितने हैं 2 दूनी 4 इसका एटॉमिक मास है, तो इसका आ रहा है 1/2 इलेक्ट्रॉन बाई m, ठीक है, m प्रोटॉन, ठीक है।
एम। तो देखो, इसका 1/2m और इसका E/m। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, फिर होता है प्रोटॉन का, और फिर अल्फा कण का, क्योंकि अल्फा कण का प्रोटॉन का आधा होता है। फिर आता है अल्फा कण, और फिर आता है न्यूट्रॉन। तो ये स्पेसिफिक चार्ज का क्रम है भाई, याद रख लो, याद रख लो। अब अपन आते हैं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। अब आते हैं अपन प्रकाश क्या होता है, कि प्रकृति क्या होती है। भाई ये मतलब एक जंग थी उस टाइम पे, क्या थी भाई, अब इसे समझो तुम। ये एक उस टाइम पे 1900 के टाइम पे भाई जंग की बातें थी। मतलब कोई कहता था कि प्रकाश भाई यार तरंग है, तरंग के सिद्धांत आ रहे थे। अब उधर आइंस्टीन साहब ने सिद्धांत दे दिया कि प्रकाश तो कण है भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था उसने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था कि नहीं दिया था आइंस्टीन ने। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव, उससे पहले प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो प्रकाश की कण प्रकृति दे रहे थे, यानी प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में भी तथ्य आ रहे थे, और प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में भी तथ्य आ रहे थे। कण प्रकृति के बारे में प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटा थ्योरी, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ आइंस्टीन, ये भी था। इधर तरंग के सिद्धांत का देखो, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ये सारे सिद्धांत तरंग सिद्धांत को बता रहे थे। तो अब भाई सब चक्कर में कि यार अब क्या करें भाई, क्या हो रहा है, ये प्रकाश तो तरंग है भाई, नहीं प्रकाश तो कण है भाई। तो फिर कहा गया कि प्रकाश ना तो तरंग है ना कण है, ये दोनों है, ये दोनों है। तो प्रकाश की प्रकृति अगर पूछी जाए तो क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति कण भी होती है और तरंग भी होती है। अब ये निर्भर कर रहा है कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। अगर अपन इनमें से कुछ पढ़ रहे हैं तो प्रकाश को तरंग मानना है, अगर इनमें से कुछ पढ़ रहे हैं तो प्रकाश को कण मानना है। ठीक है, चलो इतनी बात, अब ये बातें हो चुकी थी कि भाई प्रकाश किस प्रकृति का होता है, समझा दिया गया। अब प्रकाश को समझाएं कैसे कि प्रकाश कैसे चलता है, क्या होता है। तो उसके लिए एक सिद्धांत आया, और उस सिद्धांत को कहा गया विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पॉइंट समझो। इस सिद्धांत का पहला पॉइंट यही था कि जो एनर्जी होती है, ऊर्जा, उसका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण या उत्सर्जन, है ना, किसी भी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप में होता है। ये इस सिद्धांत का नियम था, सतत, याद रखने की बात है, सतत, सतत रूप से तरंगों के रूप में होता है। ये विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की पहली बात थी कि सतत रूप से तरंगों के रूप में होता है ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण। और जो ये तरंगे होती हैं, ये तरंगे दो क्षेत्रों से मिलकर बनी होती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। मतलब इस, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इनमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। यानी प्रकाश के पास एक लाइट ऑफ, रे ऑफ लाइट, अब अगर बात की जाए रे ऑफ लाइट की, तो उस रे ऑफ लाइट में विद्युत क्षेत्र भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, बी। अब यार इस सिद्धांत ने तो दिमाग खराब कर दिया कि यार विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ कैसे है, क्योंकि उस टाइम पे कोई नहीं जानता था कि विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, कोई नहीं जानता था इन बातों को। फैराडे ने विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके दिखाया। उसने बताया कि विद्युत से अपन चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कॉइल बनाई जा सकती है, ऐसी कॉइल बनाई जा सकती है जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र और बाहर विद्युत क्षेत्र होता है। जो MRI मशीन्स होती हैं, जितने भी ये मशीन्स होती हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र बनाया जाता है, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र बनाया जाता है, वो फैराडे के नियमों पर आधारित है। तो उस समय तक ये सब बातें नहीं थी।
है ना। तो उस समय ये सिद्धांत आया कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है प्रकाश के पास। इसलिए तो इन मैग्नेट्स को, इन चुंबकीय तरंगों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। पहली बार नाम सुना होगा EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है इन्हें, विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अब ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, अब ये तरंग में होते कैसे हैं? देखो देखो, सर ने तो नहीं बनाया ये चित्र, पर मैं तुम्हें बना के बता देता हूँ। ये कोई तरंग संचरण की दिशा है, यानी तरंग इस प्रकार जा रही है। तो मान लो इसका विद्युत क्षेत्र है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत होगा, लंबवत। तो अब देखो, ये भी लंबवत और ये भी लंबवत और ये भी लंबवत, मतलब विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक और तरंग संचरण की दिशा, तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, तीनों लंबवत होती हैं। समझ में आई बातें? चाहे देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ले लो, चाहे विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र ले लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, मतलब तीनों लंबवत होंगे, ये फिक्स है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम शो करके बनाया था, ये मैंने 12th में पढ़ा था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज। ठीक है, अब बात आती है कि यार ये विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं, क्या होती हैं। इतना तो समझ आ गया कि प्रकाश की जो तरंग होती है वो EMW होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इस वेव की कुछ खासियतें होती हैं। अब इसकी खासियतें क्या है? पहली खासियत है कि ये निर्वात में भी गति कर सकती है, मतलब इसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब माध्यम तो सिर्फ पृथ्वी पर है, लेकिन लाइट तो भाई यार बस कितनी गैलेक्सी से दूर से आती है, तो मतलब वहाँ तो निर्वात है बीच में। तो मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो निर्वात से भी आ सकती हैं। अब पता है, अपन ने ये पृथ्वी है और ये अपना सौर मंडल है ना, और इस सौर मंडल से भी बाहर अपन ने एक यान भेज दिया है, यान, और उसका नाम है वॉयेजर 1। ये यान 1947-45 के समथिंग भेजा गया था नासा के द्वारा। ये इतनी दूर जा चुका है कि अपनी जो सौर मंडल है उसको पार कर चुका है ये इस टाइम पे, और इससे कोई जो संकेत आता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में ही आता है, और वो उसे आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब इतना दूर जा चुका है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पता है कितनी फास्ट चलती है? प्रकाश की वेग से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने मीटर एक सेकंड में, समझे? इतने मीटर एक सेकंड में चलती है, और इतने मीटर एक सेकंड में चलने के बाद भी ये मतलब 2 से 3 महीने में आती है। मतलब कितना दूर जा चुका है वो यान, समझो कितना दूर, 203 महीने यानी लगभग 60 दिनों में आती है। 60 दिन में एक संकेत आता है इतने दूर से। तो मतलब वो वॉयेजर 1 कितना दूर जा चुका है, समझो ये बात को। तो अब तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खासियत पता चली कि निर्वात में भी गति कर सकती है, इनकी चाल प्रकाश के वेग के बराबर होती है, इनमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अभिलाक्षणिक गुणधर्म। देखो, एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो इस प्रकार होती है, ठीक है। इन दो सुरंगों के मध्य की दूरी को हमेशा कहा जाता है लैम्बडा, तरंग दैर्घ्य। क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो तरंग दैर्घ्य क्या होती है? दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत इन गर्तों, ये गर्त और ये गर्त, इन गर्तों के बीच की दूरी को लैम्बडा कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, अब यूनिट्स देखो, लैम्बडा को मीटर में ले सकते हैं अपन, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मिलीमीटर में ले सकते हैं, नैनोमीटर में ले सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में ले सकते हैं, है ना, माइक्रोमीटर में ले सकते हैं, कुछ में भी ले सकते हैं। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे एक पूछूं कि 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, बता सकते हो? नहीं बता सकते, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो 1 नैनोमीटर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर। एक एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये छोटा होता है, इससे छोटा होता है। तो 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, ये याद रखने की बात है। एक माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? तो माइक्रोमीटर होता है 10⁻⁻6, तो नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। तो एक माइक्रोमीटर में 10⁻³ नैनोमीटर होते हैं। ये ऐसे बात तुमको याद होनी चाहिए, अंतर निकाल के देखो, अंतर समझ में आई बात है? ठीक है, आवृत्ति क्या होती है?
देखो आवृत्ति का सीधा कॉन्सेप्ट होता है, आवृत्ति अपन ने फिजिक्स में बहुत बार पढ़ी है, तो इसको तुम ऐसे समझो पर सेकंड, कोई भी काम पर सेकंड कितना हो रहा है। जैसे ये मेरा ग्राइंडर है, ग्राइंडर होता है वो पर सेक मेरा ग्राइंडर 1 सेकंड में 1200 चक्कर घूमता है, तो इसकी ये फ्रिक्वेंसी हो गई हर्ट्ज में कि पर सेकंड कितना घूमा 1200, पर सेकंड कितना चला 1300। समझे बात है, यानी पर सेकंड कितना। तो अब एक बात बताओ, 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली, वो उसकी हो गई आवृत्ति। कितनी निकली वो उसकी आवृत्ति है। आवृत्ति को अपन लेते हैं हर्ट्ज में या पर सेकंड में, पर सेकंड यानी सेकंड इनवर्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। ये उसकी आवृत्ति हो गई। अब वेग, मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ई एम डब्ल्यू है, वो प्रकाश के वेग से गति करती हैं। तो इनका वेग क्या होता है, सी होता है 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड, ये इसका वेग होता है। प्रकाश के वेग से गति करती हैं। अब देखो वेग और आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में एक संबंध होता है, ये संबंध तुम्हें रट लेना है कैसे भी, और वो संबंध होता है म्यू बराबर होता है c/λ। ये संबंध है आवृत्ति, प्रकाश की चाल और लैम्बडा तरंग दैर्घ्य में, ये संबंध तुम्हें याद रखना है बस, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं, c बराबर म्यू लैम्बडा भी लिख सकते हैं भाई, म्यू लैम्बडा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये संबंध तुम्हें याद रखना है। देखो आवृत्ति का उल्टा क्या होता है, आवर्तकाल यानी तरंग। अब इसका आवर्तकाल कैसे कहेंगे कि एक पॉइंट मान लिया, इससे कितनी देर में तरंगे निकल रही हैं, तो उस समय को आवर्तकाल कहा जाता है। आवर्तकाल बराबर हो जाता है 1/μ के, ठीक है। ये बात भी क्लियर हो चुकी है अपनी। देखो तरंग संख्या के एक नया पॉइंट है और ये थोड़ा स्पेशल भी है, याद रखने की वाली बात होती है। तरंग संख्या को म्यू बार से डिनोट करते हैं अपन, किसे डिनोट करते हैं भाई, म्यू बार से डिनोट करते हैं। और तरंग संख्या होती है 1/λ। ये याद रखने की बात है, ये छोटी छोटी चीज़ें अपन को याद ही रखनी है भाई, इनमें कोई मतलब नहीं है। अब तरंग संख्या क्या होती है कि एकांक लंबाई में उपस्थित तरंगों की संख्या, जैसे ये एकांक लंबाई मान ली और इसमें कितनी सारी तरंगे निकल रही हैं, तो उन तरंगों की संख्या को कहा जाता है क्या, तरंग संख्या, ठीक है। अब ये छोटी छोटी ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की खासियतें थी, अपन ने पढ़ ली। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या होती है, आवृत्ति होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य होती है, उसकी तरंग संख्या होती है ना, उसका वेग होता है, उसका आवर्तकाल होता है, ये सब चीज़ें विद्युत चुंबकीय तरंगों की खासियतें हैं। एक चीज़ और तुम याद रख लो, तुमने तीव्रता तो बहुत बार पढ़ी है, तो तीव्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है लैम्बडा की, ये तुम्हें याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हर जगह काम आती है, फिजिक्स में भी काम आती है, केमिस्ट्री में भी काम आती है। तो ये याद रखने की बातें हैं, अपन को याद ही रखनी है बस दिमाग में, और कोई लेना देना नहीं है। और ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पैरामेडिकल में बनते हैं कि आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग संख्या क्या होती है, इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में वहाँ, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे, देखो अपन ने तरंग सिद्धांत पढ़ लिया प्रकाश का, अब पढ़ते हैं अपन प्रकाश का कण सिद्धांत। देखो तरंग सिद्धांत में और भी सिद्धांत है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ये सब अपन यहाँ नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पढ़ना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत नहीं, ये पूरे चैप्टर है भाई। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पूरे चैप्टर्स होती हैं भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अपन ने अभी तो ये तो पढ़ा ही नहीं क्या, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती कितने प्रकार की है। वैद्युत स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें एक्सरे होती है ना, वो आगे पढ़ेंगे शायद अपन, आगे आएंगे ये, है ना। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आ रहा है, तो उसमें देखो क्या क्या होता है, गामा रे, है ना, एक्सरे, फिर यूवी रे, अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल क्षेत्र अपना, दृश्य प्रकाश क्षेत्र विजुअल जिसमें अपन को दिखाई देता है, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, है ना, फिर रेडियो वेव। ये 7 प्रकार की तरंगें होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे ये हैं। इन सब में इधर जाने पर लैम्बडा बढ़ता है और आवृत्ति घटती है, तो सबसे कम होती है रेडियो वेव की। इसलिए तो रेडियो वेव को अपन को तार को ऊपर करके पकड़ाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, वो जल्दी जल्दी नहीं जा पाता है, वो धीरे गति करता है रेडियो वेव। गामा रे,
एक्स रे, यूवी रे, विजुअल, विजुअल कौन सा, विजुअल कितना आता है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर में आ जाता है विजुअल। बीब ग्योर। तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी होती है, रेड कलर की, और रेड कलर की तरंग दैर्घ्य होती है सबसे ज्यादा। इधर जाने पर क्या होती है, लैम्बडा बढ़ता है, लैम्बडा बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी घटती है, फ्रीक्वेंसी घटती है तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, रेड कलर की। इसलिए तो रेड कलर दूर से दिखाई देता है। सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है वॉयलेट कलर की, ये विजुअल क्षेत्र में। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा 750, यहाँ 400 नैनोमीटर। तुम्हें पता है 750 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर, ये P680 और P720, P720 720 नैनोमीटर के प्रकाश पर काम करने वाला अधिकतम। अब इससे ज्यादा प्रकाश होता है रेड कलर का, तो इसे कहते हैं लाल पतन। लाल पतन प्रभाव इमर्सन का लाल पतन प्रभाव नहीं पड़ा क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, उसमें क्या बोलते हैं उसमें, अरे यार वो उसमें ये P700 P800 वो तो हैं जो प्रकाश से वो बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, तो उसमें रेड इफेक्ट होता है। रेड इफेक्ट क्यों, क्योंकि भाई रेड लाइट पर तो ये काम ही नहीं करते हैं। 720 नैनोमीटर से ऊपर की लाइट देने पर ये काम करेगा ना, ये काम करेगा। ये काम करता है 680 नैनोमीटर पर, ये काम करता है 720 नैनोमीटर पर। इन दोनों के बीच में ये काम करते हैं। समझ आई बातें समझ आ रही है ना। तो लाल पतन प्रभाव हो जाता है। तो ये सब चीजें वही बात है, ये तुम्हें याद रखना है। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, यानी इस प्रकार स्पेक्ट्रम बनता है इनका। ठीक है, इधर आवृत्ति घटती है, इधर तुम्हें सबसे बस ये याद रखना है कि इधर आवृत्ति कितनी कम है, रेडियो वेव की। रेडियो वेव की आवृत्ति बहुत कम होती है, तभी तो वो दूर बहुत नजीक से सुनाई देती है अपन को। मतलब तार ऊपर करना पड़ता है ना ताकि फ्रिक्वेंसी कैच हो सके। विजुअल भाई लाइट तो दृश्य प्रकाश क्षेत्र की लाइटें तो बहुत दूर से भी आती हैं, तो इनकी तो आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, इसकी तो बहुत ज़्यादा होती है। समझ में आई बात है, तो ये तुम्हें याद रखनी है। अब अपन बात करेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब एक प्लांक नामक वैज्ञानिक हुआ था, क्वांटम सिद्धांत। देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, पहली बात तो प्रकाश की यानी लाइट की एक कण प्रकृति के बारे में है। किसके बारे में, कण प्रकृति। और प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में अपन ने EWM पढ़ा था, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है बिल्कुल, क्योंकि तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों अलग अलग प्रकृतियां होती है। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का पहला ही नियम है कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन असतत रूप में होता है। और यही जबकि मैंने तुम्हें बता दिया सतत रूप में होता है, क्योंकि वो तरंग के रूप में सतत रूप में होता है, ना कण के रूप में। अगर कण की बात करी जाए प्रकाश की, तो प्रकाश के कण का जो अवशोषण या उत्सर्जन है वो असतत रूप में होता है, कण के रूप में। ये कण के रूप में असतत रूप में किस में होता है, फोटोन के रूप में होता है। अब फोटोन क्या है, फोटोन उसने पार्टिकल का है। अब ये फोटोन क्या है किसी ने नहीं देखा, पर उसने नाम दिया है एक कण को फोटोन, समझे में। अब उसने उस फोटोन की ऊर्जा को बताया है कि जो फोटोन की एनर्जी है वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, ये उसने कहा है। ठीक है ना। तो आवृत्ति के समानुपाती होती है, तो इसको समानुपाती के चिन्ह को जब हटाते हैं तो एक उसने अपना एक कांस्टेंट दे दिया एच म्यू। अब इसकी एच को उसने कहा दिया प्लांक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमेशा याद होनी चाहिए, एच इजिकल टू 6.6। इतना ही याद कर लो, 2 याद करने की जरूरत नहीं है, पर होता 2 भी है, इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये तुम्हें याद रखना है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। देखो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना जरूरी है, ठीक है, जरूरी है बिल्कुल। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कहती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। तो इसने अब प्लांक ने बता दिया कि E बराबर होता है एच म्यू। ये एक फोटोन की एनर्जी है, याद रखना, फोटोन
फोटोन की एनर्जी है, ना कि इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन, ना कि न्यूट्रॉन, ना कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, फोटोन की एनर्जी है भैया। अब म्यू का एक समीकरण होता है सी बाई लैम्बडा, अभी सिखाया था मैंने तुम्हें, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्बडा, यानी एनर्जी है वो लैम्बडा के व्युत्क्रमानुपाती है। फोटोन की एनर्जी लैम्बडा के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ी तो एनर्जी हो जाएगी लो, एनर्जी हो जाएगी लो। अब देखो सॉल्व करने के लिए मान लो किसी की, जैसे अब ये 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर का प्रकाश होता है। अब तुम्हें कोई भी चीज़ की इसने बोल दिया है कि रेड कलर की तरंग दैर्घ्य 750 नैनोमीटर है, तो रेड कलर के फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा क्या होगी, तो ऊर्जा निकालने के लिए अपन को यहाँ वैल्यू पुट करनी होगी। वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इंटू प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁻8 बटे इसकी नैनोमीटर में दिए, तो नैनोमीटर में लो 750 नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर में ले ली, अगर इसे अगस्ट्रॉन में करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक नैनोमीटर में अभी सिखाया था 10 अगस्ट्रॉम होते हैं, तो अगस्ट्रॉम में कर दिया भाई, है ना। 750 अगस्ट्रॉम, ज़्यादातर अगस्ट्रॉम में ही लेते हैं। तो अब देखो ये कांस्टेंट वैल्यू, प्रकाश की चाल भी कांस्टेंट, तो इसको अगर अपन एक बार ही मल्टीप्लाई कर लें तो अपन को क्वेश्चन करने में सॉल्व हो आसानी होगी कि नहीं होगी। तो यही तो अपन ने किया, ये करके अपन ने ये ले लिया बस। अब तुम्हें कभी भी तुम्हें यहाँ लैम्बडा अगस्ट्रॉम में दिया जाए तो 12,400 बटे लैम्बडा अगस्ट्रॉम में लगा दो और तुम फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हो कैसे भी, कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है। फोटोन की एनर्जी निकाली जा सकती है। अगर तुम्हें लैम्बडा अगस्ट्रॉम में ना देकर नैनोमीटर में दे दिया जाए तो 1240 लगा दो और लैम्बडा नैनोमीटर में ले आओ, ठीक है। ये तुम्हें इतना सा याद रखना है, ये तुम्हें फिजिक्स में सर ने भी सिखाया होगा, बिल्कुल सिखाया होगा। तो बस अब देखो, एक फोटोन की एनर्जी होते है ई बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा, या फिर अपन कह सकते हैं एच म्यू, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ अपन कह सकते हैं 12,400 भाई लैम्बडा अगस्ट्रॉम में, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, ये होती है, अपन को पता है। अगर एन फोटोन जा रहे हो, यानी फोटोन्स की संख्या एक से ज़्यादा हो, तो ई बराबर होगा एन एच सी अपॉन लैम्बडा एन एच म्यू, एन 12,400 लैम्बडा अगस्ट्रॉम। निकाल दो भाई, उसने बोल दिया कि 10,000 फोटोन जा रहे हैं, 20,000 फोटोन जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, निकाल दो। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बस कर दो यार, क्या दिक्कत है। अब देखो, अब तुमसे कुछ कहे और कुछ ना कहे और वो कह दे कि ये ई बराबर एन एच सी अपॉन लैम्बडा होता है, और वो कह दे तुम्हें कि भाई एक फोटोन की एनर्जी इतनी है, उसकी तरंग दैर्घ्य इतनी है, उसका है ना, तो उस फोटोनों की संख्या निकाल दो, फोटोनों की, यानी फोटोन की एनर्जी दे दी जाए, है ना, एनर्जी देती जाए और तुम्हें फोटोनों की वो निकाल दे संख्या, एन निकालना पूछ ले, तो एन बराबर क्या हो जाएगा भाई, देखो एन बराबर हो जाएगा लैम्बडा एनर्जी लैम्बडा बटे एच सी, ये हो जाएगा भाई, है ना, एनर्जी लैम्बडा बटे एच सी, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए भैया, इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व करने के लिए सीधा जुगाड़ निकाला गया है कि 5 इंटू 10⁻24 लैम्बडा एनर्जी लैम्बडा, अरे यार, यानी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकाले जाए, यानी इतने इतने सेकंड में इतने फोटोन गिर रहे हैं वो निकालना हो, तो 5 इंटू 10⁻24 एनर्जी इंटू लैम्बडा, ये कर लो। ये फॉर्मूले हैं भाई यार। अगर तुम्हें एनर्जी की जगह वो कह दे कि 100 वाट का बल्ब जल रहा है और उससे 750 नैनोमीटर की वो निकल रही है, क्वेश्चन किस प्रकार है, 100 वाट का बल्ब 400 नैनोमीटर का एक वर्णी प्रकाश उस पर उत्सर्जित कर रहा है। अब 400 नैनोमीटर का एक वर्णी प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, मतलब उसकी 400 नैनोमीटर तो क्या हो गई, नैनोमीटर तो हो गई लैम्बडा, क्या हो गई भाई, लैम्बडा। 400 नैनोमीटर तो क्या हो गई भाई उसकी लैम्बडा, है ना, है ना। 400 नैनोमीटर तो उसकी लैम्बडा हो गई, 100 वाट उसकी शक्ति दे दी उसने,
वाट तो शक्ति होती है, तो शक्ति दे दी जाए तो n फोटोन पर सेकंड, शक्ति के लिए भी यही फॉर्मूला है, 5 × 10⁻24 पावर इंटू लैम्बडा। पावर एनर्जी और पावर में बस शक्ति का मात्रक का फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है, अपन को यहाँ से डायरेक्ट निकाल देने हैं ये दो फॉर्मूले। ये डायरेक्ट मेथड है, कैलकुलेट करो और चलते बनो। तो अब तुमसे एनर्जी निकालने को पूछा जाए तो 12,400 बटे लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में कर दो। अगर तुम्हें नंबर्स ऑफ फोटोन पर सेकंड निकाला जाए तो तुम 5 × 10⁻24 एनर्जी इंटू लैम्बडा कर दो या पावर इंटू लैम्बडा कर दो, और कोई नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन सर ने कराए हुए हैं, कर लो बैठ के आराम से, ठीक है। तो अभी अपन इतनी बातें क्लियर कर चुके हैं, तो अब अपन बात कर लेते हैं एक छोटी सी चीज की और। अब देखो, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत होता है खत्म। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में बात याद रखने की क्या है भाई? बात याद रखने की बात ये है कि जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है असतत रूप में फोटॉन्स के रूप में होता है, लेकिन एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सतत रूप में तरंग के रूप में होता है। सतत रूप में तरंग के रूप में होता है, ठीक है। सतत रूप में तरंग के रूप में होता है, यहाँ असतत रूप में फोटॉन्स के रूप में होता है। जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो होती है hc/लैम्बडा। अगर n है तो nhc/लैम्बडा। निकालने के लिए वही 12,400 बटे लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में, और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकालना हो तो वही 5 × 10⁻24 एनर्जी लैम्बडा। याद रख लो, बस इतनी सी बातें हैं। ये है तुम्हारा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। अब अपन बात करते हैं आइंस्टीन साहब की। अब आइंस्टीन साहब ने अपना अलग सिद्धांत दिया। उन्होंने दिया फोटो, अच्छे से लिखता हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने दिया अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब उसने प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या दिया? उसने यार ये किया कि उसने एक धातु की पट्टिका ली, पट्टिका ली, उस पर उसने लाइट दी, है ना। अब उसने लाइट कैसी दी? याद रखो, उसने फोटॉन्स दिए, एक वर्णी प्रकाश। देखो मैं कहता हूं एक वर्णी, बहुवर्णी, द्विवर्णी, ये क्या होते हैं? प्रकाश एक वर्णी द्विवर्णी कैसे हो सकता है? तो देखो वर्ण का मतलब होता है रंग। क्या होता है मेरे भाई? रंग। अब रंग में वर्ण का मतलब क्या होता है भाई? रंग। अरे यार सच में मेरा हाथ दर्द करने लग गया, मेरे से पढ़ा नहीं आ रहा अब। मतलब ऐसे बोल बोल के थक गया मैं 1 घंटे की क्लास में। मुझे समझ नहीं आता सर 10-10 घंटे की क्लास कैसे ले लेते हैं। मैं तो थक गया इतने में ही। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, प्रैक्टिस लाला, प्रैक्टिस। सही बात है। तो देखो समझने की बात क्या होती है, एक वर्ण का मतलब होता है उसमें एक रंग हो। अब रंग कितने होते हैं? विविध। और अब यहाँ से 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है 750 नैनोमीटर तक। अब मैंने तो ब्लू कलर का प्रकाश दे रहा हूँ, ब्लू लाइट, तो उसकी नैनोमीटर फिक्स होगी। जैसे इसकी फिक्स है 400, इसकी फिक्स है 750, बीच की याद नहीं है यार, बीच की याद नहीं है ना। तो इसकी नैनोमीटर फिक्स है। एक वर्णी का मतलब है मैं एक फिक्स नैनोमीटर का प्रकाश दे रहा हूँ, फिक्स नैनोमीटर का, एक फिक्स नैनोमीटर का प्रकाश दे रहा हूँ। क्यू वर्णी का मतलब 2 लाइटों का दे रहा हूँ, उसमें 400 नैनोमीटर का भी दे दिया और मतलब 500 नैनोमीटर का भी दे दिया, तो उसमें वी और वी दोनों आ गए, वी और बी दोनों लाइट दे दी, तो द्विवर्णी हो गया। अगर मैं सबका दूं तो उसे कहते हैं श्वेत प्रकाश, सफेद प्रकाश, वाइट लाइट, जो प्रिज्म पे पड़ के 7 कलरों में टूट जाएगी, टूट जाएगी रे मेरे भैया, टूट जाएगी। तो अब उसने क्या दिया? यहाँ फोटॉन्स दिए, प्रकाश डाला। प्रकाश डालने से क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए, इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए और गति करने लग गए। मतलब फोटॉन्स आए और इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए, तो इसी प्रभाव को उसने कह दिया प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उपयुक्त आवृत्ति और उपयुक्त तरंगदैर्घ्य,
ये शब्द जरूरी हैं। उपयुक्त तरंग दैर्ध्य और उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और यही उत्सर्जन कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अब ये मैंने उपयुक्त क्यों कहा, क्योंकि उस आवृत्ति से कम की आवृत्ति और उस तरंग दैर्ध्य से अधिक की तरंग दैर्ध्य पर इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे प्रकाश को की तीव्रता तुम चाहे कितना ही कर दो, तीव्रता कितना ही कर दो। ठीक है। इंटेंसिटी होती क्या है, लाइट की इंटेंसिटी की बात की जाए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात की जाए, IOL, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो प्रकाश कितना तीव्र है, तीव्र का मतलब तेज है, तेज का मतलब ये एक सर्कल बनाया मैंने। अब इससे पर लाइट की 1000 वेव निकल रही हैं, है ना, 1000, और इसी सर्कल से यहाँ लाइट की 100 वेव निकल रही है, तो ये हाई इंटेंसिटी लाइट है, ये लो इंटेंसिटी लाइट है। मतलब प्रकाश कितना निकल रहा है, देखो प्रकाश की आवृत्ति फिक्स है, लैम्बडा फिक्स, तरंग दैर्ध्य फिक्स, आवृत्ति फिक्स, लेकिन इंटेंसिटी चेंज हो रही है। इंटेंसिटी चेंज होने से इलेक्ट्रॉन का निकलना ना निकलना कोई प्रभाव नहीं डालता। इंटेंसिटी चेंज होना इलेक्ट्रॉन का निकलना रोकने में कोई प्रभाव नहीं डालता। समझ में आई? एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो सिर्फ उसकी लैम्बडा और उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा, ना कि इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी सिर्फ ये बताती है कि प्रकाश कितना तेज आ रहा है, कितना धीमा आ रहा है। तेज का मतलब ज़्यादा ज़्यादा लाइट आ रही है यार। अरे यार एक बात बताओ, तुम लाइट आ रही, लाइट में तुमने एक फिल्टर लगा दिया बीच में, आधी लाइट कट गई, आधी लाइट कट गई, पर लाइट तो उतनी स्पीड से आई, उसकी फ्रिक्वेंसी उतनी, उसकी लैम्बडा उतनी, तो इंटेंसिटी तो कम करी, पावर ही तो कम करी। इंटेंसिटी को एक पावर की तरह समझो, है ना, उसकी क्षमता ही तो कम करी है। हाँ, मान लो मतलब अब ये 1000 इंटेंसिटी का लाइट है, वो मतलब 10,000 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था एक साथ, ये 500 ही निकाल रहा है। मतलब निकाल तो दोनों रहे हैं, पर इंटेंसिटी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलना प्रभावित हुआ है। तो फिजिक्स वाले सर ने तुम्हें समझाया होगा कि इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रॉन के निकलने को प्रभावित नहीं करता, ये नंबर्स ऑफ फोटोन पर सेकंड को प्रभावित करता है, यानी एन को प्रभावित करता है कि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 1000 निकलेंगे कि 10,000 निकलेंगे। इस चीज़ को इंटेंसिटी प्रभावित करती है, ना कि एक इलेक्ट्रॉन के निकलने को प्रभावित करती है। एक इलेक्ट्रॉन का निकलना उसकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि इंटेंसिटी पर। इंटेंसिटी प्रभावित करती है कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस चीज़ को, ये तुम्हें दिमाग में बात बिठा लेनी है अच्छे से, कि इंटेंसिटी इस चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकती कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि इलेक्ट्रॉन का निकलना या ना निकलना उसकी लैम्बडा और उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। इंटेंसिटी इस बात को निर्धारित करती है कि एक साथ कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा। समझ में आई बातें? सीधी सी बात है। 10 रुपए में 2 बिस्किट के पैकेट मिल जाते हैं, मतलब बिस्किट मिल जाता है। 1000 रुपए में 200 बिस्किट के पैकेट मिल जाते हैं, मतलब बिस्किट तो अब भी मिल रहे हैं पर ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मतलब रुपया निकलने पर निर्धारित हो रहा है कि कम रुपये देंगे तो बिस्कुट कम निकलेगा, पर निकलेगा ज़रूर, निकलेगा ज़रूर। समझ में आई बातें? अरे रुपया ही नहीं देगा तो निकलेगा कैसे? एक बात बताओ, प्रकाश ही नहीं होगा तो तीव्रता ही नहीं होगी। एक बात समझो, प्रकाश ही नहीं हुआ तो तीव्रता तो होगी नहीं। मतलब रुपया ही नहीं हुआ तो 10 दो चाहे 20 दो, क्या 10-20 कर रहे हो भाई? जब रुपया ही नहीं है तुम्हारे पास तो 10-20 क्या होता है? मतलब जब तुम्हारे पास लाइट ही नहीं है तो इंटेंसिटी कम ज़्यादा क्या होगी? इंटेंसिटी है कब है? जब लाइट है। समझ में आई बात है? पर लाइट कैसी होनी चाहिए? उसकी लैम्बडा और उसकी म्यू उस इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए निर्धारित होनी चाहिए। ये बातें तुम्हें याद रखनी है। तो अब अपन बात करते हैं देहलीय आवृत्ति की। देहलीय आवृत्ति क्या होती है? देखो, एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है E बराबर एच म्यू, या कह सकते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा। एक फोटोन की एनर्जी म्यू बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन वही फोटोन की एनर्जी लैम्बडा बढ़ने से घटती है। ये बात तुम्हें याद रखनी है। तो देहली आवृत्ति और देहलीय तरंग दैर्ध्य दोनों अलग शब्द हैं।
मतलब समझो, अगर फोटोन की आवृत्ति कम हुई तो एनर्जी कम, तो मतलब वो मिनिमम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाए। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में इलेक्ट्रॉन सतह से मिनिमम आवृत्ति पर निकल जाए बाहर, वो आवृत्ति उसकी पहली आवृत्ति है। ठीक है। यानी अगर मैंने एक ये सतह है और इस पर मैंने म्यू आवृत्ति का प्रकाश डाला, समझो म्यू आवृत्ति का प्रकाश डाला तो उसकी एनर्जी होगी ई। ठीक है। अगर अब मुझे पता है कि इस सतह से इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए म्यू नॉट आवृत्ति चाहिए, मतलब ई नॉट एनर्जी चाहिए, क्योंकि एनर्जी म्यू नॉट के समानुपाती है बिल्कुल। तो अब एक बात बताओ, अगर म्यू नॉट से म्यू ज़्यादा हुआ, म्यू नॉट से म्यू ज़्यादा हुआ तो ये एनर्जी है, वो एनर्जी ज़्यादा होगी ई नॉट से, क्योंकि म्यू ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा, म्यू नॉट कम है तो एनर्जी नॉट कम है ना, प्रारंभिक एनर्जी कम है। तो मतलब अधिक आवृत्ति का प्रकाश देने पर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा है, आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी देहली आवृत्ति से ज़्यादा की आवृत्ति देने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन यहाँ देखो खासियत क्या है कि अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो वो व्युत्क्रमानुपाती है लैम्बडा के। तो एक लैम्बडा नॉट क्या है, वो तरंग दैर्घ्य है जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलता है। अगर मैंने लैम्बडा नॉट से ज़्यादा, यानी इससे ज़्यादा लैम्बडा को कर दिया तो एनर्जी लो होगी, एनर्जी लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने पहले लैम्बडा नॉट थी, उस पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, लेकिन उससे मैंने लैम्बडा को बढ़ा दिया तो एनर्जी अपने आप लो हो जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। तो मतलब लैम्बडा नॉट से लैम्बडा अगर बढ़ाई जाए तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि एनर्जी हो जाएगी लो, यानी उस एनर्जी पर नहीं निकलेगा। अब उस एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, समझो बातें को। यानी उस एनर्जी, उस लैम्बडा की तरंग दैर्घ्य पर मान लो 400 नैनोमीटर पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अगर मैंने उसे बढ़ा के 500 कर दिया तो एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम होते ही आवृत्ति कम हो जाएगी, और आवृत्ति कम होते ही इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो अब समझ आई बातें कि मतलब लैम्बडा नॉट होती है मैक्सिमम लैम्बडा, ये होती है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा अगर तुमने लैम्बडा को बढ़ाया तो एनर्जी हो जाएगी कम, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो देखो बातों को, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्घ्य, दहलीय तरंग दैर्घ्य होती है अधिकतम, और ये होती है न्यूनतम। दोनों की बातें समझ आई? क्योंकि ई बराबर होता है एच सी अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा ज़्यादा ई कम, ई बराबर म्यू होता है, तो म्यू और ई दोनों समानुपाती है। समझ आई बातें? ये होती है कॉन्सेप्ट की बातें, यहाँ से सीखो कॉन्सेप्ट्स। तो आवृत्ति और तुम्हें तरंग दैर्घ्य का कॉन्सेप्ट समझ आया। मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने के लिए जो लैम्बडा है वो हमेशा कम होनी चाहिए लैम्बडा नॉट से, लैम्बडा नॉट के बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है, पर लैम्बडा नॉट से ज़्यादा नहीं हो सकती। और जो आवृत्ति है वो ज़्यादा होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी आवृत्ति से। ये कंडीशन है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। इन दोनों कंडीशनों को रट लो, क्वेश्चन नीट में आ चुका है भाई यार। कि अगर मैं लैम्बडा नॉट से कम की लैम्बडा देता हूँ तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अगर मैं लैम्बडा नॉट से ज़्यादा की लैम्बडा दे देता हूँ तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आवृत्ति, अधिक आवृत्ति देने पर इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो क्या अधिक तरंग दैर्घ्य देने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा बिल्कुल भाई। पर वो ये भूल जाते हैं कि तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है एनर्जी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब अधिक तरंग दैर्घ्य देने पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, उसकी एनर्जी हो जाएगी कम, नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये सब बातें भूल जाते हैं बच्चे, समझे? अब बात करता हूँ मैं कार्यफलन की। देखो ये सब चीज़ें मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं फिजिक्स में, पर यहाँ भी पढ़ना ज़रूरी है। और मैं सच में थक चुका हूँ यार, मेरे से 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। यार चैप्टर तो भी बहुत रह रहा है, अभी तो अपन बोर का परमाणु मॉडल पे नहीं पहुँचे। फिर बोर का परमाणु मॉडल के बाद उसकी त्रिज्या, उसका वेग, उसकी एनर्जी, फिर ऊर्जा क्वांटीकरण से संबंधित पद, फिर रिडबर्ग सूत्र, फिर भाई यार अभी तो बोर मॉडल की कमियाँ, डी ब्रोगली का सिद्धांत, हाँ हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, फिर क्वांटम संख्याएं, बहुत रह रहा है चैप्टर यार।
अभी 2 क्लास और लगेंगे इतनी बड़ी बड़ी इसमें, तब जाके होगा। क्या कर सकते हैं भाई यार, बड़ा चैप्टर है, 2 क्वेश्चन आते हैं भाई, 2 क्वेश्चन कंप्लीट फिक्स है यार। अब 8 नंबर के लिए करना पड़ेगा लालच, बुरी बला मेरे भाई। चलो तो देखो, अब देखो कार्यफलन क्या होता है। कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा होती है, न्यूनतम ऊर्जा होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसको अपन फाई से डिनोट करते हैं, यानी इससे कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो फाई क्या होगी, एच म्यू नॉट हो सकता है, वो हो सकता है एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट, ये होती है। समझाएं बातें? मतलब ये तो होती है मैक्सिमम और ये होती है मिनिमम, वी नो, क्योंकि ये मिनिमम की बात कर रहे हैं अपन, न्यूनतम ऊर्जा, इस ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम होगी, क्योंकि व्युत्क्रमणपाती में है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मान लो मैंने कोई इस सतह को एनर्जी दी किसकी, लैम्बडा की और म्यू की। इसके पास लैम्बडा भी है और म्यू भी है। अपन जानते हैं एनर्जी के पास आवृत्ति भी की होती है और उसकी तरंग दैर्ध्य भी होती है, क्योंकि ये एक EMW है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है ये यार, ये तो ऊपर फोटोन दे रहे हैं अपन, फोटोन दे रहे हैं, फोटोन ही दे रहे हैं बिल्कुल। तो अब देखो, अगर मैंने जो एनर्जी दी वो फाई से ज़्यादा है, अगर एनर्जी फाई से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और निकलने के साथ साथ उड़ेगा भी, मतलब वेग भी होगा उसके पास। ठीक है, अगर फाई के बराबर है एनर्जी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वेग नहीं होगा। अगर फाई से कम है एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, चाहे तुम तीव्रता कितना बढ़ा दो, कुछ भी कितना भी कर लो, पर कुछ नहीं होगा। तो अब मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव इन 2 कंडीशनों में ही होगा, इस तीसरी कंडीशन में प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होगा, ये अपन जान चुके हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये होती है टोटल। अगर अपन एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और उसके साथ साथ वेग भी आता है, तो उसका समीकरण इस प्रकार होता है। ये अपन को याद रखने की बातें हैं। अब देखो, एनर्जी दी अपन ने, वो दी एच म्यू के रूप में, तो ये हो जाएगी एच म्यू नॉट, और ये होती है 1/2 mv²। अगर एनर्जी अपन ने एच सी अपॉन लैम्बडा के रूप में दी, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट प्लस 1/2 mv²। यहाँ से अपन इन समीकरणों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अपन चाहें तो 1/2 mv² को आगे ले सकते हैं और एनर्जी में से सॉरी घटा सकते हैं फाई को, है ना। 1/2 mv² इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस एच सी अपॉन लैम्बडा नोट कर सकते हैं, और इसको आगे सॉल्व करें तो एच सी को बाहर ला के 1/लैम्बडा माइनस 1/लैम्बडा नोट कर सकते हैं। अपन इसको और सॉल्व करें तो लैम्बडा नोट लैम्बडा बराबर लैम्बडा माइनस लैम्बडा कर सकते हैं, और इसको एच सी भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं अपन। घुमाने में क्या है यार, 1/2 mv² इजकल टू अपन एच म्यू माइनस एच म्यू नोट कर सकते हैं, ई बराबर एच म्यू, फाई बराबर एच म्यू नॉट। क्या है ये, न्यूनतम आवृत्ति है, ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य है, भूलना मत। हाँ, ये कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं भाई, करने को क्या है, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो, सर ने तुम्हें एक वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला सिद्धांत समझाया होगा, तुम्हें इतना याद रखने की बात नहीं है, यहाँ याद रख लो, निरोधी विभव। निरोधी विभव, निरोधी विभव क्या होता है, वो होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर EVS, ये होता है निरोधी विभव, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये होती है काइनेटिक एनर्जी। निरोधी विभव का सूत्र ये है, बस इतना याद रखना है। वह न्यूनतम विभव, वह विभव जिसे आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाए 0। अब वो कैसे होता है, देखो मेरी बात समझो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है। देखो ऐसे होता है कि ये होती है लाइट, अब ये होती है एक प्लेट, ठीक है, और यहाँ अपन ने एम्पियर मीटर लगा रखा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ बैटरी लगा रखी है अपन ने, ठीक है, ये होती है। अब यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन गति करके इस सतह पे पहुँचेंगे, इस सतह से ये सर्किट को पूरा करेंगे और ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यहाँ एम्पियर लगा रखा है और अपन को पता लग रहा है कि करंट आ रहा है भाई, है ना। अब क्या होगा, देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो निकलता है Ke मैक्स के साथ, Ke मैक्स के साथ, क्योंकि उसे निकलने में कोई प्रतिरोध नहीं है,
याद रखना है, फोटो इलेक्ट्रोड से पहला इलेक्ट्रॉन ही के मैक्स से निकलता है, मतलब 3.2 किलोवाट किलो जूल की एनर्जी बच रही है भाई। मतलब एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी है, जो एनर्जी में से फाई घटाने पर जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है। ठीक है, तो उस मैक्सिमम एनर्जी से सिर्फ पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, उसे हाथ लगाने वाला कोई नहीं है। लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन जैसे गति निकलना शुरू करते हैं तो यहाँ हो जाती है क्या, टक्करें। टक्करें हो जाती है, टक्कर होने से काइनेटिक एनर्जी लॉस में जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा की हानि ऊष्मा के रूप में होती है। अरे हीट भी तो होने लगता है वो पदार्थ। पहला इलेक्ट्रॉन निकला वो तो अच्छे खासे में निकल गया, मतलब हरी हरी में निकल गया, है ना। लेकिन और वाले हरी हरी में नहीं निकलते हैं भाई, उनको दिक्कत आती है किसकी, हीट की। उनको हीट, उनको टक्कर टक्कर का सामना करना पड़ता है, आपस में टक्करें होती है, जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और जीरो के बीच का निकलते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन ही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से निकल पाता है, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से। समझ में आई बातें? इतनी बात तुम्हें समझ आई? अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ा सा समझो मेरी बातों को। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो उसके कारण वेग है इलेक्ट्रॉनों का, वेग। अब देखो इलेक्ट्रॉन की गति इधर हो रही है तो धारा किधर जाएगी, इधर। वो आई क्या जाती है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया अपन को। अब मैंने क्या किया, यही सब सिस्टम था, सिस्टम यही सब था, प्लेटें थी, पर अब इसके बाद मैंने लगा दी बैटरी। अब देखो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलता है वो होता है नेगेटिव चार्ज, और जहाँ जाता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, समझो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ठीक है, तो धारा जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जा रही है आई करंट। ठीक है, ये जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने लगा दी यहाँ बैटरियाँ। अब देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको मैंने जोड़ दिया है भाई साहब नेगेटिव टर्मिनल से, और इसको जोड़ दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से। अब मैंने क्या किया है, निरोधी विभव दिया है। निरोधी विभव यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, देखो धारा कहाँ से आती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब धारा जा तो इधर रही है, पर मैंने धारा इधर से उल्टी दे दी, उल्टी धारा दे दी, उल्टी धारा। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। देखो धारा इधर जा रही है, पॉजिटिव से निकलती है धारा, और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इधर से, तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। तो यहाँ मैंने इस वोल्टेज, ये वोल्टेज में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो एक वोल्टेज Vs, उस पर क्या होगा, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इस तरह प्रतिकर्षित कर देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं पाएंगे। ये धारा, इनका जो ये करंट फ्लो हो रहा था ये वाला, ये रुक जाएगा, और उसी को कहते हैं अपन निरोधी विभव। समझ आया? इतना ही समझा सकता हूँ बस, इससे ज़्यादा मेरे बस की बात नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन, अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन, इनके निकलने की जो तीव्रता होती है, इलेक्ट्रॉन का निकलना वो तीव्रता के समानुपाती होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये तीव्रता पर निर्भर करता है, पर एक इलेक्ट्रॉन का निकलना तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, वो उसकी लैम्बडा और उसके म्यू पर निर्भर करता है। तीव्रता पर निर्भर करता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने निकलेंगे, वो तीव्रता पर डिपेंड्स होता है। और मैंने तुम्हें बताया कि तीव्रता लैम्बडा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये तुम्हें मैंने सिखाया था। तो अब तुम्हें ये कर लेना है छोटी छोटी बातें। अब अपन बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो यहाँ तक का आज का तुम्हारा टोटा हो गया पूरा।